हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अभिषेक। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है आज चैप्टर 5, यात्रियों के नजरिए 10वीं से 17वीं सदी तक। इस पे हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये कौन सा होने वाला है आपका, ये पार्ट होने जा रहा है पहला। तो मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओपन एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 जो है आपकी दूसरी किताब है इतिहास की, जो मध्यकालीन जो भारत है वो वाली किताब है। और पहली जो किताब है हमने उसके सारे चैप्टर पढ़ लिए। पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, दूसरा राजा किसान नगर, वो हमने देख लिया। नंबर तीसरा जाति बंधुत्व वर्ग पढ़ लिया। चौथा विचारक विश्वास वाला भी पढ़ लिया। ठीक है, पांचवा इस पर थोड़ी नजर डालते हैं। हल्की हल्की आउटसाइड में जो नॉइज आ रही होगी उसे आप मैनेज कीजिएगा, क्योंकि घर में शूट कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत हल्की सी आवाज रह जाती है। कोई बात नहीं, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चैप्टर 5 है, इसका नाम है यात्रियों के नजरिए। सबसे पहले हमें इसमें ध्यान रखना है कि यात्री कौन है यहाँ पर। ठीक है, उनके नजरिए क्या है। यात्रियों का मतलब है यहाँ पर कि इस समय में, जिसका समय है 10वीं से 17वीं सदी में भारत का। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ यात्री आएंगे भारत में, और जो भारत में यात्रा करेंगे, और भारत में यात्रा करने के बाद भारत के समाज को देखेंगे, और देखने के बाद वो अपनी किताबें वगैरह लिखेंगे। ठीक है, अपने वृत्तांत लिखेंगे, यात्रा वृत्तांत, यानी कि पूरे भारत में घूम घूम के देखेंगे कि भारत का समाज कैसा है। ठीक है, भारत में कौन से रीति रिवाज वगैरह, धर्म, त्योहार की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ के कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे वो अपनी पुस्तकों में। ठीक है, तो देखेंगे कौन से यात्री हैं जो 10वीं 17वीं सदी में आए। तो सबसे पहले जो यात्री आए थे उनका नाम याद रखना, वो आए थे अलब्रूनी। सबसे पहले कौन आए थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यात्री थे ये अलब्रूनी। अलब्रूनी आए थे, इनके बारे में मैं बताऊंगा। 10वीं शताब्दी में आए थे ये। और दूसरे आए थे, दूसरे का नाम था, जो दूसरे जो यात्री थे उनका नाम था इब्न 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 बतूता थे दूसरे यात्री, जो 14वीं सदी में आए थे। कब आए थे, जो 14वीं 14वीं शताब्दी में जो आए थे भारत में, हमने देखा है जो 14वीं शताब्दी में आए थे इब्न बतूता, ये हमने देखा था। ठीक है, और 17वीं सदी में आएंगे बर्नियर। कौन आएंगे 17वीं सदी में, बर्नियर आएगा। ठीक है, बर्नियर बर्नियर 17वीं सदी में आएगा बर्नियर, ये आएगा फ्रांस से। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीन यात्रियों के बारे में आपको फोकस करना है। सबसे पहले है अलब्रूनी, नंबर 2 है इब्न बतूता, और नंबर 3 है बर्नियर, फ्रांस का बर्नियर। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। तो सबसे पहले ये बताना मेरे लिए बहुत जरूरी था कि यात्री कौन है, आप उनके नजरिए का। नजरिए का मतलब है जो जैसा वो भारत को देखेंगे, इस समय के भारत को, 10वीं से 17वीं सदी के भारत को देखेंगे, यहाँ के समाज को देखेंगे, उस प्रकार वो अपनी किताबों में उनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, उन्हें भारत कैसा लगा इस समय का। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। अब आते हैं पहला क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा है कि व्यक्तियों द्वारा यात्राएं करने का उद्देश्य क्या है। जो इतने सारे यात्री आ रहे हैं इस समय, अलबरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, तो ये यात्रा क्यों कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, यात्रा करने के इनके क्या मकसद है, ठीक है, क्या उद्देश्य है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता। उद्देश्य जरूरी होता है ना किसी भी कार्य को शुरू करने के। तो व्यक्ति द्वारा यात्रा करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। और जब भी आप ये चैप्टर पढ़ें तो सबसे पहले इस चैप्टर का आप जो है इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ना जाके। ठीक है, घर में जब चैप्टर 5 आप खोलोगे तो उसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ना। इंट्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए खुद से भी। ठीक है, तो व्यक्ति द्वारा यात्रा करने के उद्देश्य क्या है, ये एग्जाम में आ सकता है, आपसे 3 नंबर का पूछ लेगा कभी कि यात्रा क्यों करता है व्यक्ति। तो व्यक्ति द्वारा यात्रा करने के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला, आजीविका के लिए कार्य की तलाश करना। ठीक है, कार्य की तलाश करना। आजीविका मतलब है कुछ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए कुछ कार्य की तलाश करना, इसलिए भी यात्रा की जाती है, आजीविका अपनी चलाई जाए, रहने का गुजर बसर किया जाए वगैरह। और दूसरा है प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए। ठीक है, प्राकृतिक आपदा आ गई कहीं अगर पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां से फिर क्या करेंगे, वहां से पलायन करेंगे, अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह पर जाएंगे, तो वो भी यात्रा में इंक्लूड कर रहे हैं हम। और तीसरा, व्यापारियों, पुरोहितों, सैनिकों और तीर्थ यात्रियों के रूप में यात्रा की करते हैं लोग। व्यापारी हो गए, वो यात्रा कर रहे हैं एक जगह दूसरी जगह पे, अपना व्यापार का जो भी सामान वगैरह है उसको बेचने के लिए, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से। सैनिक वगैरह यात्रा कर रहे हैं, पुरोहित यात्रा कर रहे हैं, और तीर्थ यात्रियों के रूप में भी लोग यात्रा करते ही हैं। और चौथा है साहस की भावना से प्रेरित होकर, यानी किसी को एडवेंचरस जो वर्क होता है वो करने की बहुत अच्छा लगता है, किसी को साहसपूर्ण यात्राएं करता है कोई। ठीक है, तो उसको लेकर है कि साहस की भावना से प्रेरित होकर, जैसे कोई आज की डेट में अगर हम बात करें, कोई माउंट एवरेस्ट चला गया है ना यात्रा के लिए, वो साहसी तो है उसके अंदर जो कर रहा है वो ऐसे बड़े बड़े काम। तो ये कुछ
उद्देश्य होते हैं यात्रा करने के पीछे। तो याद रखना, व्यक्ति द्वारा यात्रा करने के ये उद्देश्य हैं 4, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया क्योंकि इस चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 है और ये, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर कि इस चैप्टर में जो 10वीं से 17वीं सदी है, इसमें सबसे पहला यात्री कौन आया था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। और उसने भारत के समाज को लेकर क्या क्या टिप्पणियां करी, उसने भारत के समाज में क्या क्या देखा उसने, और उसको क्या क्या अजीब लगा यहाँ के समाज को देखकर, तो वो हमें पता चलेगा। और यहाँ के कौन से ग्रंथों की उसने बात करी। दूसरा है अल-बिरूनी, इसका नाम याद रखना, इस व्यक्ति का नाम। अल-बिरूनी कौन था और कौन सी पुस्तक लिखी उसने, ठीक है। अल-बिरूनी के बारे में एग्जाम में आता है, पेपर में 1 नंबर का आ सकता है, 3 नंबर का आ सकता है, ध्यान रखना कि कौन था अल-बिरूनी और उसने कौन सी पुस्तक लिखी। तो अल-बिरूनी जो था वो एक यात्री था, ठीक है, और 11वीं शताब्दी में भारत में आया। 11वीं शताब्दी में भारत में आया था अल-बिरूनी, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। और जन्म इसका हुआ था आज के उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में। आज आपको पता होगा एक उज्बेकिस्तान एक जगह है, ठीक है, उज्बेकिस्तान। ये उज्बेकिस्तान वही है जो आपने पॉलिटिकल साइंस में ताशकंद समझौता पढ़ा होगा कि लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में जो ताशकंद समझौता हुआ था, तो वो उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। तो यही वो उज्बेकिस्तान है, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है ख्वारिज्म, तो ख्वारिज्म में इसका जन्म हुआ था अल-बिरूनी का, ठीक है। और इसका टाइम भी लिखा है 973 973 सन में इसका जन्म हुआ था, ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। और जो इसकी जो पुस्तक थी अल-बिरूनी की, वो उसका नाम था किताब उल हिंद। क्या थी उसकी पुस्तक का नाम? उसकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। इस नाम को याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में, किताब उल हिंद। हिंद माने भारत के बारे में बता रहा है वो, ठीक है। और ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि अल-बिरूनी कौन था, उसने कौन सी पुस्तक लिखी और किस समय में आया था भारत। वो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। उसका जन्म कहां हुआ था? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में हुआ था 973 ईस्वी में, ठीक है। और पुस्तक कौन सी थी? उसकी किताबुल हिंद थी, जो अरबी भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत फारसी में नहीं थी। उसकी भाषा जो थी वो अरबी थी, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे, ये तो हो गया अल-बिरूनी के बारे में, ठीक है। और अल-बिरूनी के बारे में याद रखना, जो अल-बिरूनी था उसका जो मेन जो कार्य था भारत में आने का, उसके पीछे उसका ये था कि जो भारत के जो ग्रंथ थे, जो जो भारतीय ग्रंथ थे, उनका अरबी में अनुवाद करना। उनका क्या करना? अरबी भाषा में अनुवाद करना। क्योंकि अल-बिरूनी को पता था कि जो भारत है, प्राचीन भारत है, वो ज्ञान का स्रोत है बहुत बड़ा। जैसे भारत में वेद, उपनिषद, जो बड़े बड़े जो ग्रंथ है उनकी रचना हो चुकी थी, जो संस्कृत भाषा में थे और जो कि बहुत बड़े ज्ञान के स्रोत माने गए हैं। अल-बिरूनी जानता था कि भारत में बहुत ज्यादा, प्राचीन भारत में बहुत ज्ञान है इन ग्रंथों में। तो किसी तरह वो चाहता था कि इन ग्रंथों को वो अरबी में ट्रांसलेट कर ले, अरबी भाषा में उनका अनुवाद करे, ताकि वो उन इस ज्ञान को अरब ले जा सके, अरब ले जा सके, ताकि वहां पे बता सके कि भारत का जो ज्ञान है वो क्या है। जो प्राचीन भारत का जो ज्ञान है, आप जानते हैं प्राचीन भारत अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था। ठीक है, इतने सारे ग्रंथों की यहाँ पर रचना हो गई थी, पतंजलि का हो योग शास्त्र, है ना, और भी जो पुराण हो, उपनिषद हो, इनकी रचना हो चुकी थी यहाँ पर। ठीक है, आर्यभट्ट के हो सिद्धांत हो, ठीक है, वरामीर हो और चरक वगैरह, सुश्रुत, ये बड़े बड़े जो है ऋषि वगैरह रहे हैं हमारे यहाँ, और इन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ वगैरह लिखे हैं। तो इन ग्रंथों को अरबी में बदला जाए, तो ये काम था अल-बिरूनी का, विशेषकर भारत आने का, इसके भारत यात्रा करने के पीछे इसका ये मूल कारण था। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़े ना, आजीविका, प्राकृतिक आपदा, व्यापारी, सैनिक, पुरोहित, तीर्थ यात्रा, साहस की भावना, ये सब नहीं। इसका मेन मकसद था कि भारत जाए और भारत के जो ग्रंथ हैं उनका किसी तरह अरबी भाषा में अनुवाद करे, क्योंकि भारतीय जो ग्रंथ हैं उनमें ज्ञान बहुत है। ठीक है, बहुत ज्ञान छुपा हुआ है भारतीय ग्रंथों में, तो उनको। लेकिन समस्या थी इसके सामने, अभी हम पढ़ेंगे, अवरोध में आएगा कहीं कि अल-बिरूनी के सामने अवरोध क्या थे? अवरोध माने रुकावट। तो लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जो भारतीय ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में थे। किस भाषा में थे? संस्कृत में थे। और इसे संस्कृत नहीं आती थी, ये संस्कृत नहीं जानता था, क्योंकि ये अरबी भाषा में पारंगत था, फारसी जानता था, ये संस्कृत नहीं आती थी। और ये बताएगा भी अपनी समस्या, जब इसने संस्कृत ग्रंथ वगैरह को समझने की कोशिश करी, तो जो भाषा थी यहाँ पर बहुत दिक्कत हुई इसे भाषा में। लेकिन इसने हार नहीं मानी और ये इसने अपनी लगातार कोशिश करता रहा, और अंततः गतवा इसने क्या करा? संस्कृत में जो ज्ञान था उसको अरबी में अनुवाद कर दिया इसने। तो हमें याद रखना, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। अब देखते हैं अगला, किताबुल हिंद पर एक लेख लिखिए। तो आ सकता है किताबुल हिंद के बारे में बताइए कि किताबुल हिंद में क्या क्या लिखा अल-बिरूनी ने। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले किताबुल हिंद जो है अरबी भाषा में है। पूछ लेगा कि भाषा कौन सी? 1 नंबर में अरबी है। और भाषा जो है सरल और स्पष्ट इसमें प्रयोग करी है।
जो इसकी किताबुल हिंद है उसकी जो भाषा है वो सरल है और स्पष्ट है, ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो श्रोता हैं, उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है धर्म। इस किताब में क्या क्या है, बेसिकली ये बोल रहा है। इस जो पुस्तक है किताबुल हिंद में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, धर्म देखने को मिलता है, ठीक है, दर्शन देखने को मिलता है, त्योहारों के बारे में जिक्र किया है इसने, भारत में जो जो त्योहार वगैरह मनाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत के बारे में लिख रहा है किताबुल हिंद का मतलब है किताब भारत के बारे में, ठीक है। और खगोल विज्ञान के बारे में लिख रहा है। पेन क्यों चल रही है? ठीक है, खगोल विज्ञान के दोनों ही खत्म हो गए लगता है। तो खगोल विज्ञान के बारे में लिख रहा है, ठीक है। तो याद रखना, खगोल विज्ञान के बारे में बताता है। खगोल विज्ञान मतलब होता है कोई एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वगैरह जो है उसके बारे में, ठीक है। चौथा है कीमिया के बारे में बताता है। कीमिया माने चीर फाड़ वगैरह करना, जो शल्य चिकित्सा वगैरह होती है वो। रीति रिवाजों के बारे में बता रहा है, यहाँ पे कौन कौन से रीति रिवाज मनाए जा रहे थे वगैरह, ठीक है। प्रथाएं यहाँ पे कौन कौन सी थी भारत में, और सामाजिक जीवन यहाँ पर कैसे चल रहा था भारत में, ठीक है। जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएगा कि भारत की जो वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में भी ये बातें करता है, कि जो भारत का समाज है वो वर्णों के हिसाब से बटा हुआ है, तो ये बताता है सब कुछ। और भार तौल के बारे में बताता है, मापन विधियां बताता है कि कैसे मापते हैं वगैरह, भार तौल ये सब। और मूर्ति कला के बारे में बताता है कि भारत में मूर्ति कला जो है बहुत देखी जा रही है, उस समय मूर्तियां वगैरह बनाई जा रही है, निर्माण किया गया उनके बारे में। और इस तरह जो इसकी किताबुल हिंद जो ये पुस्तक है इसकी, वो 80 अध्यायों में विभाजित है। यानी कि जब आप किताब अगर पढ़ना चाहेंगे तो उसमें आपको 80 चैप्टर्स मिलेंगे देखने को, और 80 चैप्टर को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इन नामों से। धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने देखा 80 अध्यायों में विभाजित हो गई थी, ठीक है। थोड़ी सी आउटसाइड नॉइज आती रहेगी आपको, थोड़ा सा आप मैनेज करना, ठीक है, कोई थोड़ा बहुत रह जाती है आवाज ना। तो देखते हैं हम अगला तीसरा पॉइंट। विशेष शैली का प्रयोग करता था ये। विशेष शैली का मतलब है कि इसका पढ़ने का जो तरीका था वो क्या था। कोई भी चीजों को जब ये देखता था भारत में तो एक अलग तरह की शैली अपनाता था। विशेष किस सेंस में विशेष थी वो देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले आरंभ में प्रश्न करता था, कुछ भी चीज ये देखता था तो उसमें सबसे पहले प्रश्न इसके मन में आता था कि ये चीज क्या है, उसमें प्रश्न उठाता था, नंबर एक। नंबर दो, फिर जो चीज इसे मिल गई उसकी संस्कृतवादी परंपराओं का आधारित वर्णन देखता था ये, कि जो भी चीज इसे मिल रही है उसका संस्कृत जो परंपरा है उसमें क्या वर्णन किया गया है, ठीक है। और तीसरा, अन्य संस्कृतियों के साथ उसकी फिर तुलना करता था अंत में। जो भी इसे भारत में दिख रही है कोई भी चीजें उसकी संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन है कि नहीं है वो। और तीसरा, अन्य संस्कृतियों के साथ ये तुलना करता था उसकी। तो ये इसकी किताब और हिंद पर एक लेख लिखने को आ सकता है एग्जाम में। ये 3 नंबर का आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसे 3 नंबर का आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है जो इसका, उसका नाम है अल ब्रूनी के सामने अवरोध। मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको दिख जाए बोर्ड अच्छे से। अवरोध का मतलब होता है कि रुकावट। अवरोध का मतलब क्या है, यहाँ पे रुकावट है, ठीक है, रुकावट। हिंड्रेंसेस, क्या प्रॉब्लम थी इसके सामने। जैसे मैंने बताया अल्बरूनी जब भारत आया तो जो भारत के जो ग्रंथ थे उसका मूल उद्देश्य ये था कि भारत के जो ग्रंथ हैं उसका किस तरह क्या किया जाए, दूसरे भाषा में उसको ट्रांसलेट किया जाए। दूसरी भाषा कौन सी थी इसकी, अरबी भाषा थी। तो लेकिन इतना आसान नहीं था, कहना बड़ा आसान है पर करना कठिन होता है ना। तो इतना आसान नहीं था इसके लिए। तो इससे बताता है कि इसके सामने अवरोध क्या थे, रुकावट क्या थी। तो अल्बरूनी के सामने निम्नलिखित अवरोध थे। ये 3 नंबर का आ सकता है एग्जाम में। कितने नंबर का आ सकता है ये, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी थोड़ा। तो पहले सबसे पहले भाषा थी, भाषा समझ में नहीं आई उसको। और संस्कृत फारसी अरबी से भिन्न थी, क्योंकि जो भारत के जो ग्रंथ थे वो किस भाषा में थे, वो संस्कृत भाषा में थे। और जो अलबरूनी था वो फारसी को समझता था, अरबी को समझता था, लेकिन उसे संस्कृत नहीं आती थी। लेकिन भारत के ग्रंथों को समझना है, और जो भारत के ग्रंथों में जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, अगर उसको समझना है तो लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, भाषा समझनी पड़ेगी, जो क्या है, संस्कृत है। तो ये सबसे पहले इसके सामने रुकावट थी कि संस्कृत जो भाषा थी, ये बोलता है जब आप पढ़ेंगे किताब तो उसमें पता चलेगा आपको, जो संस्कृत जो भाषा है वो फारसी अरबी से बहुत भिन्न है, ठीक है। इसको बहुत अलग लगी वो भाषा। और इसके सामने यही सबसे बड़ी रुकावट थी कि और फिर ट्रांसलेट कैसे करेगा या अनुवाद कैसे करेगा उसका, तो ये भी समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन ये जो व्यक्ति था अल्बरूनी, ये लगा रहा, अपने प्रयास ये करता रहा, और उन प्रयासों का नतीजा हुआ एक दिन इसने क्या करा, इन संस्कृत भाषा को समझ ही लिया। जो ब्राह्मण यहाँ पे जो मित्र थे इसके, उनसे इसने संपर्क साधा, और उनकी सहायता से इसने संस्कृत भाषा को समझा, और उसके ग्रंथों में जो नॉलेज है उसको समझा। उस नॉलेज को समझने के बाद इसने अरबी भाषा में उसका अनुवाद कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। दूसरा है धार्मिक अवस्था व प्रथा भिन्न थी। और यहाँ पर इसने भारत में धार्मिक अवस्था वगैरह देखी, उसे बहुत भिन्न लगी यहाँ पर। और प्रथाएं जो यहाँ पर चल रही है भारत में, उस प्रथाओं के बारे में बताता है कि बहुत अलग है, ठीक है, क्योंकि होंगे ही, क्योंकि उस समय जो है क्या है, भारत
भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, ठीक है। तो इस्लाम का भी आगमन हो रहा है धीरे धीरे। तो इससे यहाँ की अवस्था अलग लगी, क्योंकि हिंदुओं में इतनी वैरायटी है, इतनी डिविजन्स है ना, सबकी अलग अलग रीति रिवाज है, सबकी अपनी प्रथाएं अलग अलग हैं। तो उसने यहाँ की प्रथा वगैरह देखी तो उसे अलग लगा, ठीक है। तो याद रखना इस बारे में। तीसरा है अभिमान। यहाँ के लोगों में उसे अभिमान देखने को मिला। तो बताता है जब वो यहाँ भारत आता है, किसी भी व्यक्ति से बात करने की कोशिश करता है, तो यहाँ के लोगों में उसे अभिमान लगा। अभिमान माने कि ईगोस्टिक है, ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं उससे ज्यादा, ठीक है। और उसकी जो भी समस्या है वो सुनने को राजी नहीं है, ठीक है। तो इसे ऐसा लगा कि यहाँ के लोग अभिमानी हैं, और ये तीन इसके सामने अवरोध थे, तो ध्यान रखना, ठीक है। और उससे लोग ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, तो ये तो पेपर में आ सकता है कि अल-बरूनी के सामने अवरोधों के बारे में बताएं, रुकावट के बारे में बताएं। तो आपको लिखना होगा 3 नंबर के में अल-बरूनी के सामने निम्नलिखित अवरोध थे। पहला धार्मिक अवस्था व प्रथा, अभिमान और भाषा यहाँ की जो भी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। तो ये है, परंतु इसके बावजूद यहाँ के ग्रंथों को उसने समझा। जैसे मैंने आपको बताया, जो अल-बरूनी था उसने यहाँ के ग्रंथों को पढ़ा, छोड़ के भग नहीं किया वो कि संस्कृत समझ में नहीं आ रही है तो छोड़ दो, क्योंकि वो भी एक ज्ञानी व्यक्ति था एक, ठीक है। वो समझता था कि किसी भी नॉलेज को समझना है तो पहले उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी हमें, ठीक है, उस ग्रंथ की। तो वो ग्रंथों की उसने भाषा समझी। यहाँ पर जो ब्राह्मण उसके मित्र बने, ठीक है, उन ब्राह्मण मित्रों से उसने क्या करा कि यहाँ की जो संस्कृत भाषा है उसको समझने की उसने कोशिश करी, ठीक है। संस्कृत भाषा समझी, और जैसी संस्कृत भाषा समझ गया, उसके बाद उसने यहाँ पर पतंजलि के ग्रंथ होते हैं, ठीक है। पतंजलि के जो ग्रंथ हो, योग सूत्र है जो, उसको समझा, ठीक है। और भी जो आर्यभट्ट वगैरह इनके भी जो ग्रंथ वगैरह हैं उनको समझा। तो इस प्रकार उसने यहाँ के ग्रंथों को समझा, उनकी नॉलेज को समझा, फिर उसने धीरे धीरे उसको अरबी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, अनुवाद करना शुरू कर दिया। क्योंकि अरबी में अनुवाद, क्योंकि जो अरब लोग बैठे हैं उन्हें भी पता चले कि प्राचीन भारत में जो ज्ञान है वो कैसा है, ठीक है, किस तरह का यहाँ पर बातें हुई हैं, किस तरह की नॉलेज है यहाँ पर, तो उसको भी उन्हें मिलनी चाहिए। तो इसलिए उसने ये सब काम किया। तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो इस प्रकार हमने देख लिया आज का पार्ट, ठीक है। खत्म करने से पहले 2 मिनट में थोड़ा सा रिव्यू कर दूं, ठीक। पार्ट 1 था यात्रियों के नजरिए 10वीं 17वीं सदी, ठीक है। जब अगला जो पार्ट पढ़ेंगे हम उसमें अगले पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो हम इब्न बतूता के बारे में थोड़ा जानेंगे, अगले पार्ट में जो हम बाद में करेंगे कभी, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ये इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ये हो गया आपका, ठीक है। तो 10वीं से 17वीं सदी तक चैप्टर 5 था। व्यक्ति द्वारा यात्रा करने के उद्देश्य मैंने बताया आपको, आजीविका के लिए कार्य की तलाश करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए यात्रा करते हैं, व्यापारी, सैनिकों, पुरोहितों, तीर्थयात्रियों के रूप में यात्रा करते हैं, साहस की भावनाओं से प्रेरित होकर यात्रा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताया अल-बरूनी कौन था, कौन सी पुस्तक लिखी, ठीक है। अल-बरूनी यात्री था, 11वीं सदी में भारत आया, उज्बेकिस्तान में जन्म था, ख्वारिज्म में उज्बेकिस्तान के, और सन 973 में इसका जन्म हुआ। पुस्तक थी किताबुल हिंद, अरबी भाषा में थी, ठीक है। और एक क्यों आया था भारत में, भारतीय ग्रंथों में जो ज्ञान है उसको समझने के लिए और उसका अरबी भाषा में अनुवाद करने के लिए भारत आया था, ठीक है। संस्कृत से इसका सामना हुआ। और किताबुल हिंद पर एक लेख लिखी है, ठीक है। अरबी में है किताबुल हिंद, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। भाषा सरल एवं संस्कृत है, सॉरी संस्कृत नहीं, सरल एवं स्पष्ट है, ठीक है। दूसरा धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन, विधियां, मूर्ति कला 80 अध्यायों में विभाजित है। विशिष्ट शैली का उपयोग करता है, ठीक है। जब भी कोई चीज पढ़ता है समझता है तो आरंभ में प्रश्न करता है, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन करता है, उसका वर्णन देखता है, फिर तीसरा अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना करता है। जैसे भारत में, इस तीसरे पॉइंट को समझने के लिए ये होगा कि भारत में जब ये वर्ण व्यवस्था को देखेगा तो ये उसकी तुलना फारस में जो इसने व्यवस्था देखी थी, उधर भी 4 तरह के जो है लोगों को विभाजित किया गया था, ठीक है, 4 तरीके से। तो उससे तुलना करेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और अल-बरूनी के सामने अवरोध क्या थे, अवरोध माने रुकावट क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी इसके सामने। भाषा संस्कृत जो थी अलग थी, फारसी अरबी से भिन्न थी, इसलिए इसे ट्रांसलेट करने में दिक्कत आ रही थी। और धार्मिक अवस्था व प्रथाओं का वर्णन करता है। भारत में से विभिन्न तरह की धार्मिक अवस्थाएं देखी, प्रथाएं देखी, रीति रिवाज देखे, जिससे ये अवगत नहीं था। कैसे अवगत होगा, क्योंकि अरब से आ रहा है, ठीक है, भारत के कल्चर से वाकिफ नहीं है, भारत की संस्कृति से ये परिचित नहीं है, तो इसे तो अलग ही लगेगा। जैसे हम कहीं और चले जाएं, कल को किसी और देश में चले जाएं जिससे हम कभी गए नहीं है उसमें, तो हमें वहां का अजीब लगेगा ना कल्चर, हमें अजीब लगेगा, उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि हम आए हैं ना अलग से, तो इसलिए। तीसरा अभिमान, इसने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं अभिमानी है, ये कहता है। अभिमानी का मतलब है कि इससे यहाँ के लोग ढंग से बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसे लगा कि यहाँ के लोग अभिमानी है, वो बात नहीं करना चाहते हैं, भले ही कोई और वजह हो, क्या पता उन्हें उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही हो, इसको नया देखा हो उन्होंने, तो बात करने की इच्छा नहीं हो रही है उससे। तो इसे लगा कि अभिमानी यहाँ के लोग, और अभिमान भरा है यहाँ के लोगों में कूट कूट के, तो इसलिए वो बात नहीं करना चाह रहे। तो
इतने सारे अवरोधों का सामना करने के बावजूद इसने जो है यहाँ के ग्रंथों का उसने समझा और इन ग्रंथों को उसने अरबी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करी, कर भी दी, और वो कुछ हद तक ग्रंथों को जैसे पतंजलि के योग शास्त्र वगैरह हो, ठीक है, और भी ग्रंथों को इसने समझ लिया। तो इतना ही रखते हैं फिर इसको, ठीक है, आज के लिए मैं मिटा देता हूँ ये जो ये तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, हाथ से मिटा देता हूँ। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, लिख लेना इसको, स्क्रीनशॉट आप ले लेना इसका, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो उससे आपको फायदा रहेगा, जिससे आप बाद में इसको लिख सकते हैं और इसको आप रिवाइज कर लेना बार बार, ठीक है, पतंजलि के ये सूत्र वगैरह आपने लिख लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है, ये था रुकावट, ये देख लिया हमने, ठीक है, इब्न बतूता के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम डिटेल में, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं लगा डिसलाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना क्या दिक्कतें रही हैं, क्या आपको समझ में नहीं आया, फीडबैक देना, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना, ठीक है, इसे लिख लेना, ये सारी किताबों पर आपके जो भी टॉपिक है उसमें से है ये, और अपनी किताब स्वयं भी पढ़ते रहें, ठीक है, मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीन ले लो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।